औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करता चलूँ कि आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली माइक्रोस्कोपी के बाद था, लेकिन माइक्रोस्कोपी के बाद हमने दूसरे टॉपिक पढ़े थे, ये टॉपिक दरमियान में रह गया था, तो आज हम ये टॉपिक दोबारा पढ़ रहे हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी से मुराद ये है कि सेल थ्योरी किस तरह वजूद में आई। तो जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि बेसिकली माइक्रोस्कोपी के बाद सेल की स्टडी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई, और जो माइक्रोस्कोपी डेवलप होती गई, यानी नए नए माइक्रोस्कोप बनते गए, तो इसके साथ सेल के बारे में मालूमात जो थी वो भी सामने आती गई। जैसा कि हमारे इल्म में है कि बेसिकली फर्स्ट टाइम 1665 को रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। इस वजह हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया, और ये 1665 की बात थी, यानी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के तकरीबन 70 साल बाद फर्स्ट टाइम सेल को स्टडी किया गया। उसने जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उस वक़्त उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो थी वो 30x थी, यानी ओरिजिनल साइज से 30 गुना बड़ा करके उसने फर्स्ट टाइम सेल को देखा था। मतलब ये कि सेल हमें नज़र नहीं आ सकता, इसको स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और उसने बेसिकली कार्क एक पौधा होता है, उसका एक टुकड़ा लिया, और उस टुकड़े को जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट यानी छोटे छोटे डब्बे नज़र आए, और उस डब्बों को बेसिकली सेलुला कहा जाता है। तो उस सेलुला की वजह से इस डब्बों को उसने सेल का नाम दिया, और इस तरह फर्स्ट टाइम इस सेल को स्टडी किया गया। इसके बाद 1674 को एंटोन वैन लेeuwenhoek वो पहला साइंटिस्ट था जिसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी किया, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर 300x थी, यानी 300 गुना बड़ा करके उसने इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, और उसने इसको एनिमेकुलस का नाम दिया। इसके बाद 1809 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम लेमार्क था। इसने भी सेल को माइक्रोस्कोप की मदद से फर्स्ट टाइम स्टडी किया, और इस तरह उन्होंने ये बात कही कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये किससे बनते हैं, सेलुलर टिश्यू से बनते हैं। हम जानते हैं टिश्यू किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो उसने कहा था कि बेसिकली सेलुलर टिश्यूज से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फिर 1831 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन था जिसने फर्स्ट टाइम प्लांट सेल में न्यूक्लियस को स्टडी किया। तो रॉबर्ट ब्राउन वो पहला साइंसदान है जिसने सेल में न्यूक्लियस को स्टडी किया। फिर जो जो वक्त गुजरता गया माइक्रोस्कोपी में भी डेवलपमेंट आती गई, और सेल के जो उसके मुताबिक डिटेल थी वो भी सामने आती गई। फिर 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट था मैथियस श्लेडन, जिसने ये क्लेम किया कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हैं। और इसी तरह इस बात को 1839 में जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थ्यूडर श्वान ने भी कहा कि तमाम एनिमल जो हैं ये भी सेल से वजूद में आए। इस तरह सेल थ्योरी का वो फर्स्ट स्टेटमेंट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये इन दोनों ने श्लेडन और श्वान ने 1838 और 1839 में प्रपोज किया गया, जो कि सेल थ्योरी का फर्स्ट पार्ट है। फिर 1839 में चेक साइंटिस्ट जैन एवंगेस्टा पोरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, द लिविंग मैटर ऑफ सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियानी एरिया को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है ये लिविंग मैटर ऑफ द सेल है। फिर 1855 में जर्मन साइंटिस्ट रोडल्फ वर्च्यू उन्होंने कहा कि
एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नए सेल जो हैं ये पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं। और फिर इस बात को लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से प्रूफ भी किया कि बेसिकली उन्होंने बैक्टीरिया पर स्टडी की थी लुईस पास्चर ने। उन्होंने देखा था कि नए बैक्टीरिया जो हैं वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया से वजूद में आते हैं। और इस तरह के सेल थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हम ये कह सकते हैं कि श्लेडन और श्वान इन्होंने सेल थ्योरी को समराइज किया, जिसके मेन ये 3 पॉइंट्स हैं कि ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, के तमाम एनिमल्स जो हैं ये तमाम एनिमल्स और प्लांट जो हैं ये सेल और सेल प्रोडक्ट से, यानी सेल प्रोडक्ट्स में क्या आता है, टिश्यूज आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन सिस्टम आते हैं, ये तमाम आते हैं। तो ये इससे वजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे वजूद में आए। दूसरा ये कि सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर जो है ये भी सेल से वजूद में आया है। और ये जो फंक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी सेल की वजह से करते हैं, यानी अगर सेल ना होता तो ना तो इनका स्ट्रक्चर होता और ना ये फंक्शन सरअंजाम दे सकते थे। और तीसरा पॉइंट, न्यू सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, के नए सेल जो हैं ये पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं। तो अजीज तलबा, ये क्वेश्चन जो है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि समराइज सेल थ्योरी। तो आप लोगों ने इतनी तफसील के साथ नहीं जाना, आपने सिर्फ ये लिखना होगा कि श्लेडन और श्वान ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1838 और 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की और फिर आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो इस तरह आज का ये जो टॉपिक था इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी वो एख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और टेलीफोन करके भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हों और सेहतमंद रहें, अपने वालिदैन की बात मानें, अपने नमाज और कुरान मजीद की तिलावत पर फोकस दें और कोशिश करें कि इस सूरत हाल में घर से बाहर ना निकलें। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।